हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज मैं आपको कराने वाला हूँ कंप्लीट पॉलिटी, वो भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, चाहे फिर कोई भी हो। गाइस आज मैं उसके लिए कराने वाला हूँ कंप्लीट पॉलिटी। एंड हाँ गाइस, ये होने वाली है कंप्लीट पॉलिटी, वो भी एनसीईआरटी की मदद से। ये एनसीईआरटी की गाइस मदद से होने वाली है। मतलब वो तो पता ही है ना कि गाइस एनसीईआरटी अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर हमारा मतलब कोई और करने की चीज़ जरूरत ही नहीं पड़ती। और थोड़ा बहुत ही अगर इधर उधर से पढ़ लेते हैं वो ठीक है, वरना तो फिर वो भी फिर मतलब ऐसे ही है। अगर एनसीईआरटी हो जाती है तो वो होता है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा मेन होती है। ठीक है। हाँ, तो अभी गई स्टार्ट करते हैं। वैसे तो गई एनसीईआरटी में 6 से लेकर 12 तक ये पॉलिटी होती है, आपको बताइए। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं 6 से लेकर 12 तक। आज हम लोग मतलब स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले जो 6 और 7 क्लास की होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है गाइस, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। हाँ, तो हम लोग 6 और 7 की नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना बेसिक होता है क्योंकि सबको ही पता ही होता है ये चीज़। तो आज हम लोग 6 और 7 की नहीं करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 से। एंड हाँ गाइस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग मतलब ऐसा मत सोचना कि ये इतना ईजी वगैरह है, क्योंकि हम लोग क्लास 8 की पॉलिटी करने वाले हैं। और काफ़ी जल्दी जल्दी चैप्टर भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस चैप्टर की समरी निकलेगी मैं गाइस वैसे ही कराने वाला हूँ। एंड जब हम लोग ये 6 से लेकर मतलब 8 से लेके एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब हम लोग 8 से लेके 12 तक कर लेंगे, एंड देन हम लोग जो भी पॉलिटी की सबसे बढ़िया बुक होती है फिर हम लोग उसका रेफरेंस लेके फिर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, फिर अभी इसको कंप्लीट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा ना कि गाइस मैं आपको 3 से 4 चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। एंड स्टार्ट करते हैं फिर। एंड गाइस मैं इसकी प्लेलिस्ट वगैरह बना दूंगा, तो फिर आप लोग देखते रहना प्लेलिस्ट वगैरह से। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे अगर मैं अगला मतलब पार्ट वगैरह डालूँ तो आप लोग देख लेना। ठीक है। हाँ, तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं हरा चूज़ कर लेता हूँ। देखो अभी गाइस जैसे हम लोग क्लास 8 का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। ठीक है। जैसे हम लोग क्लास 8 का चैप्टर, एक सेकंड में यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, चैप्टर 1। इसका इस वाले का इस चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, इस चैप्टर का नाम ये है। एंड जैसे हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ पे अरे एक सेकेंड, जैसे कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे लिख के आता है कि वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही आता है जब से चैप्टर खुलता है, वाई नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है एक कंट्री को। पहले होता है कंट्री को रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए कि आखिर वो कंट्री कैसे चलने वाली है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए होते हैं गाइस। ठीक है, एंड उसके प्रिंसिपल्स बताती है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल बताता है, तो पॉलिटिकल का नेचर क्या है, पॉलिटिक है। ठीक है, मतलब उस राज्य मतलब उस देश की सरकारें वगैरह कैसे चलती हैं, और पार्लियामेंट वगैरह की मतलब हर चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, और सोसाइटी के बारे में बताता है, सर्विसेज के बारे में बताता है, जो फंडामेंटल नेचर होता है उसको हमें बताता है। ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें, जैसे आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि आखिर जितनी भी जो सॉरी एक सेकंड, जितनी वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही होता है। ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनके पास होता है अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन। भी कंट्रीज़ हैं और अगर उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये गाइस नेसेसरी नहीं होता कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जैसे कि हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नेसेसरी नहीं होता। जितनी भी कंट्री उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे तो मोनार्की वाली भी हो सकती है या फिर सेंट्रल वाली पावर वाली हो सकती है। ठीक है। एंड अभी इसकी की फीचर की बात करते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें आता है फेडरेशन की फीचर। आगे इसकी की फीचर की बात करें तो यहाँ पे आता है गाइस एक फेडरेशन। एंड फेडरेशन क्या होता है, आपने कभी सोचा? मतलब फेडरेशन ही होता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है फेडरेशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फेडरेशन गाइस वो होता है जो कि एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत राज होता है, मतलब पंचायत सिस्टम होते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल की होती है, एंड सेंट्रल लेवल की होती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसमें भी मतलब कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ठीक है,
तो ये होता है। और इसका एग्जांपल तो मैंने कहीं आपको बता ही दिया, जैसे पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे आते हैं कि क्या जो हमारे मतलब फेडरेशन है जो हमारी कंट्री के अंदर, वो क्या एक प्योर फेडरेशन है? फेडरेशन वो क्या एक प्योर फेडरेशन है? तो उसका आंसर है गाइस नहीं। हमारी कंट्री का गाइस ये प्योर फेडरेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो पंचायत गवर्नमेंट है, वैसे तो वो अपना अपना काम करती रहेगी, लेकिन जो सेंट्रल है वो उस सेंट्रल के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है। मतलब पावर तो सभी के पास है, चाहे वो स्टेट हो या फिर पंचायत हो, वो अपना अपना काम करेगी। लेकिन जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चाहे तो इन दोनों की गवर्नमेंट में या स्टेट में और पंचायत में वो इंटरप्शन कर सकती है, मतलब कि उसमें जाँच पड़ताल कर सकती है कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब कम्प्लीटली जैसे स्टेट मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट का है, कोई सीएम वगैरह, तो अपना मतलब राज्य देखेगा, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब सबके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पंचायत क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा एंड सेंट्रल क्या करेगा। जो है मतलब थोड़ा जो सेंट्रल का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है वैसे तो, ठीक है। मैं फेडरेशन कंट्री, लेकिन प्योर फेडरेशन नहीं है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अब बात करते हैं इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री, ये गाइस थोड़ा राइटिंग को देख लेना, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले तो गाइस मैं आपको बता दूँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमारे लिए गए हैं ब्रिटेन से। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया, मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन का देख के बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, तीन वो होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। तो लेजिस्लेटिव होती है, लेजिस्लेटिव, एंड एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एंड एक होती है प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, जुडिशरी, ठीक है, एक होती है जुडिशरी, ठीक है। आपको लेजिस्लेटिव के बारे में तो पता होगा, और एग्जीक्यूटिव जो कि जो ये लेजिस्लेटिव जो भी लॉ वगैरह बनाते हैं, जो लेजिस्लेटिव का काम होता है कि लॉ वगैरह बनाना। जुडिशरी का काम होता है जैसे कोर्ट वगैरह होते हैं, जब कोई गलती या फिर कोई क्राइम वगैरह या फिर कुछ भी होता है तो जुडिशरी यूज़ होता है, जज वगैरह, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो कि जो भी लॉ होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे पीएम सीएम वगैरह, ये सब एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग पार्लियामेंट की, जो कि लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब जितने भी लॉ वगैरह होते हैं वो सब पार्लियामेंट से बन के आते हैं। और ये पार्लियामेंट में इसके भी तीन टाइप्स हैं, मतलब तीन भागों में ये, एक तो है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं गाइस। एंड गाइस जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे आता है कि फंडामेंटल राइट्स की जब यहाँ पे बात होती है इस चैप्टर में, तो अभी हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गई, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, वो दिए गए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं वो सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स के लिए होते हैं, ठीक है। और जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती है, जैसे राइट टू इक्वलिटी वगैरह के बारे में। और राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, जो भी स्टेट का जो वो सिटीजन होएगा वो मतलब बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट वगैरह नहीं होएगा उसके रिलीजन, कास्ट वगैरह या फिर उसके जेंडर वगैरह के देखते हुए, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेट नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है गाइस। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो पता है होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं जो आर्टिकल जो राइट टू इक्वलिटी में दिया होता है, राइट टू इक्वलिटी, ये गाइस नोट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये राइट टू इक्वलिटी वाला आ भी चुका है। जो राइट टू इक्वलिटी दिए गए वो 14 से लेकर ये 18 आर्टिकल्स तक दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है, एक इक्वलिटी बिफोर
लॉ। यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत देर से एक ही पेन का कलर था, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है कि मतलब जो भी लॉ होता है, मतलब जो सरकार होती है, जो भी लॉ वगैरह बनते हैं वो क्या कहते हैं, वो सभी के इक्वल के लिए होते हैं। मतलब जो भी लॉ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को इक्वलिटी देता है, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। ये इसका मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब लॉ के अंदर सभी को इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। ये तो हो गया गाइस हमारा। एंड राइट टू इक्वलिटी में और क्या क्या होता है, जैसे एक होता है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिल्कुल भी रिलीजन, कास्ट वगैरह के उसके बेसिस पे, ठीक है। एंड एबोलिशन, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड जो ये गाइस एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो कई बार हर एक मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का वो सब में ही आ चुका है गाइस, अनटचेबिलिटी, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं आर्टिकल, वो आर्टिकल 17 से है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल से है, वो आर्टिकल 17 से, ठीक है गाइस। एंड फोर्थ पॉइंट है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है, जैसे कि पहले के टाइम पे जब मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, मतलब राजा वाजा ये सब हुआ करते थे, तो वहाँ पे क्या अपने नेम का के राजा या फिर कुछ भी महाराजा वगैरह, मतलब बहुत कुछ ऐसे नाम के आगे ला के रखते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, क्वालिफिकेशन से वो हमें टाइटल्स मिलते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर करता है तो उसका डॉक्टर लग जाता है, सीए वगैरह होता है तो उसका सीए लग जाता है, ठीक है। वैसे आजकल टाइटल ऐसे क्वालिफिकेशन या फिर उससे होता है, ना कि जो पहले अपनी मर्जी से रख लेते। तो वैसे जो टाइटल्स होते हैं राजा महाराजा या फिर किसी वैसा इंडिकेट करते तो उसको एबोलिश कर देगा, मतलब हटा देगा, ठीक है। वो भी किसमें, राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है। अभी हो गया। अब राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, जो कि इसी चैप्टर में, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में गाइस अगर पहले मतलब हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम होता है क्या, एंड देन हम लोग बात करेंगे उसके आर्टिकल की, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है कि हम लोग राइट टू स्पीच है हमारे पास, एक्सप्रेशन है, फ्रीली मूव है, मतलब हम लोग देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाके और बस सकते हैं, घर पर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मतलब घर बना के रह सकते हैं, हम लोग कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कंट्री का पार्ट होता है उस जगह पर, ठीक है। हम लोग कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर कोई भी बिज़नेस खोल सकते हैं, ठीक है। ये सब आता है हमारे आर्टिकल 19 में। यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल 19। जो राइट टू फ्रीडम की बात है वो हमारे आर्टिकल 19 में, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं भी स्पीच है हमारे पास, स्पीच की है, एक्सप्रेशंस की है। पहले क्या होता था गाइस आपको पता ही है, जब ब्रिटिश वगैरह का टाइम चल रहा था, रॉलेट एक्ट वगैरह अपनी मर्जी से लगा देते थे 1919 वाला, जिसमें अपनी मर्जी से पीट फाड़ दिया करते थे, एंड अपनी मर्जी से बिना किसी उसका जेल में डाल दिया करते थे, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो ऐसा आज जो ये राइट टू फ्रीडम है तो उसमें ये सब कुछ हटा दिया है, ठीक है। फिर कहीं भी जा सकते हैं देश के अंदर, स्पीच कर सकते हैं कोई भी, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट टू फ्रीडम की बात। वो भी किसने, आर्टिकल, यहाँ पे दोबारा से राइट टू फ्रीडम, ये है आर्टिकल 19, ठीक है गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। एंड अब जो बात आती है आगे वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है, देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है कि जो हमारे देश में ना ऐसा सीन है कि मतलब कोई भी जो भी हमारे देश में मतलब अलग अलग मतलब आपको बताइए काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होती है हमारी कंट्री, ठीक है, काफ़ी डाइवर्स है। एंड इसमें क्या अलग अलग टाइप के कल्चर हैं और रिलीजन्स वगैरह है, ठीक है। हाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि चाहे वो कोई बंदा हो, चाहे तो सेफ्टी भी हो सकते हैं किसी भी मतलब क्या कहते हैं रिलीजन के उस पर, या फिर अपनी मर्जी से उन्हें कोई भी रिलीजन रख भी सकते हैं, या फिर जो है वो वही रख सकता है, ठीक है। एंड चाहे तो अगर वो अपने फंडामेंटल राइट्स को अगर भंग नहीं करता है तो वो
फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो लोगों के, अगर वो नहीं होते तो वो चाहे तो फिर अपनी मतलब जो अपनी रिलीजन का कॉन्स्टिट्यूशन भी खोल सकता है, जैसे कि मंदिर वगैरह या फिर मस्जिद वगैरह। तो इस पर कोई भी रोक नहीं, ठीक है, और परमिशन वगैरह लेके ही खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे आर्टिकल में ये सब दिया हुआ है। मतलब ऐसा सीन है कि मतलब किसी एक रिलीजन का मतलब मेजॉरिटी नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है। अगर ऐसा होता है एंड फंडामेंटल राइट किसी का अगर जाते हैं इसमें तो वो चाहे तो अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 से उससे आर्टिकल 32 जो है आर्टिकल 32 है वो गाइस फंडामेंटल राइट्स की, उस पर अगर किसी होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं गाइस आखिरी स्टेट का जो मतलब बार बार नाम आ रहा है, मतलब स्टेट मतलब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आएगा स्टेट नाम। तो ये स्टेट है, ये कोई राज्य नहीं है गाइस, यहाँ पे ये किसी राज्य की बात नहीं है। जो स्टेट है वो गाइस एक कंट्री की बात हो रही है आखिर, जैसे कि इंडिया, ठीक है। It refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy and defining, for example, India is a state, ठीक है guys। अभी गाइस मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो अब गाइस आगे से ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इम्पोर्टेंट है गाइस आगे वाली बातें, क्योंकि ये क्या है, जैसे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड अ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1934, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस टाइम की 1934 की, उसने क्या किया था, एक डिमांड रखी थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिमांड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस चीज़ की डिमांड रखी थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, क्योंकि ये बात है गई 1934 की, उस टाइम तो गई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, ठीक है। तो ये उससे पहले की बात है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये इस नोट कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। 1934 में ये हुआ था, और उस टाइम किस बंदे ने पूछा था, वो था एम.एन. रॉय। ये एम.एन. रॉय का आइडिया था, ठीक है गाइस, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खोलना चाहिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है। ये गाइस ये बस आइडिया का ही टाइम है, मतलब कई बार ऐसा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुआ था एंड आइडिया कब आया था, तो एक दो बार कभी इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको असली बताता हूँ आखिर एक्चुअल में फॉर्म कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो एक्चुअल फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था, 1946 वो हुआ था दिसंबर में 1946, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, जब गई ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे एंड जब डिटेल में जब आगे मतलब आगे वाली क्लास में हम लोग पॉलिटिकल पढ़ने वाले हैं, तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर कैबिनेट मिशन प्लान है या वगैरह वगैरह ये सब है, ठीक है। तो अभी ये क्लास 8 के हिसाब से अभी इतनी डिटेल्स है इसमें चैप्टर 1 में, ठीक है। जो एक्चुअल फॉर्म हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी वो हमारी 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी हमारी एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एंड जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय 1934 में, 1934 में, ठीक है। अगर बात करें कि कौन से मतलब ये दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे। ये तो कैसे आपको पता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है गाइस। तो ये तो पता है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। एंड जो मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो आखिर कब हुआ था, फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाकी कब होता, वो हुआ था गाइस 24 जनवरी 1950 में, ठीक है, 24 जनवरी। वैसे तो गाइस इसका ना ये लास्ट वाली ये डेट याद रखना, ये इसका ईयर
इस टाइम क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 में जो फाइनल सेशन हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होने वाला है, लागू होने वाला है, वो 24 जनवरी। 26 जनवरी का तो पता ही है गाइस क्या होता है, 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में ये लास्ट हुआ, जिसमें क्या होता साइन वाइन हुए थे सबके कि लॉन्च होने वाला है 26 जनवरी को, ठीक है। एंड देन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, पता ही चलेगा होगा आपको। एंड देन गाइस ये वाला हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। एंड देन बात करते हैं चैप्टर 2 की। कंप्लीट हो गया। एंड चैप्टर टू का गाइस क्या नाम है, सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म क्या होता है गाइस, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। ये हिंदी वाले उसके लिए वैसे ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, सेकुलरिज्म तो धर्मनिरपेक्षता। एंड हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलरिज्म कंट्री है, ठीक है। एंड इसमें बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, मतलब छोटा तो नहीं है लेकिन हमारे इतने अभी काम का नहीं है, तो इसे जो नोट्स है इसके छोटे छोटे हैं, ठीक है। अजम्पशंस ऑफ जो रिलीजन स्टूडेंट, मतलब कि ऐसा क्या है हमारी कंट्री में किसी एक ही जो रिलीजन होता है उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई है। अगर एक मेजोरिटी वाला कोई मेजोरिटी हमारी कंट्री में अगर उसको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, फिर कोई एक मतलब कास्ट के बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई मेजोरिटी में आ जाता है एंड देन वो अपनी सरकार वगैरह बना देता है, तो फिर वो अपनी जैसे ग्रुप के उससे ज़्यादा है क्या कहते हैं प्रेफरेंस देगा ज़्यादा हैं, जो बाकी के होंगे माइनॉरिटी वाले उनको कम प्रेफरेंस देगा। तो इसलिए जो भी रिलीजन का मतलब उसके बेसिस पे आता है, तो ऐसा हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉलिश किया गया है। एट देन यहाँ पे आगे बात आती है कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि जो वाई इट इम्पोर्टेंट कि सेपरेशन होता है इसमें किस चीज़ का, रिलीजन और स्टेट का। ये तो गाइस आपको पता है कि अगर मेजॉरिटी पावर में आती है तो डिस्क्रिमिनेशन करेगी, वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। एंड जो इनके प्रैक्टिसेस होते हैं रिलीजन के वगैरह वगैरह, ये सब फंडामेंटल राइट्स से ये सब वायलेशन होगा इन सब का, ठीक है। तो इसलिए पावर में नहीं आने देते हैं। एंड हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, अगर बात करें तो आखिर ऐसा मतलब डिफरेंट कैसे है। अगर जो हमें एक और देश में सिमिलैरिटी, जैसे कि यूएसए की बात करते हैं सिमिलैरिटी, वह यूएसए में क्या होता है कि उसके फर्स्ट अमेंडमेंट में लिखा गया है, फर्स्ट अमेंडमेंट है कि आखिर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है मतलब प्रोवाइड्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम द डिक्लेयरिंग एनी रिलीजन एज ऑफिशियल, मतलब कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो कोई भी रिलीजन है वो एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं बन सकती। जैसे कि यूएसए एक क्या कहते हैं ये क्रिश्चियन बेस्ड ऐसा कंट्री है बस, तो ठीक है, लेकिन इस कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी अलग रखे गए, रिलीजन एंड जो स्टेट है उसको सबको अलग रखे गए हैं। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो चाहे तो अपना मतलब अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन खोल सकता है, या मतलब ऐसा अपना बिल्डिंग वगैरह रिलीजन के उस पर, जैसे कि मंदिर मस्जिद वगैरह ये सब, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इंडिया में इंटरवेंशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन होता है, परमिशन वगैरह बहुत सी बातें होती है, ठीक है। The Indian Constitution contains fundamental rights protect us against state power and domination of majority. इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। जो भी मेजोरिटी में अगर कोई पावर आ जाती है, अगर वो अपने मनमानी वगैरह करती है, तो ऑब्लिगेशन वगैरह होने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बचाता भी है, ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल टू फ्रीडम रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिस। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वो चाहे तो किसी भी रिलीजन वगैरह का है, वो अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह जो भी इसके प्रैक्टिसेस होती है अपने अपने रिलीजन में, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बिल्कुल भी बिलीफ वगैरह इस पर कोई भी रोक वगैरह नहीं है, ठीक है। एंड इंडिया में क्या होता है कि मतलब कोई भी पीएम सीएम वगैरह बन सकते हैं, इवन चाहे वो कोई भी कास्ट और क्या कहते हैं रिलीजन वगैरह को, ठीक है। एंड बात करते हैं आगे। एंड गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई ये नॉर्मल क्या कहते हैं
ये हमारे मतलब मीडिया में ऐसी बातें चलती रहती है, तो ये सब मतलब नॉर्मली बातें तो ये सब पता ही होता है सबको। इसलिए गाइस ये वाला मतलब काफ़ी छोटा चैप्टर था ये सेकुलरिज्म, जो कि नॉर्मल सी बात है, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला चैप्टर था, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये बात करते हैं चैप्टर 3 की। एंड वैसे 25 मिनट का हो चुका है, तो मैं सोचूँ गाइस अगली बार कराता हूँ। एंड अगर आप लोग सोचिए कि मैं ऐसे ही कराऊँ एंड थोड़े ज़्यादा चैप्टर कवर करूँ एक वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। अभी के लिए हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।